विजय ने अचानक अपना मुंह खोला। उसने टेराकोटा की मूर्ति को अपने हाथ में उठाया और जोर से कहा, किसने कहा कि यह एक नकल है? यह एक एंटीक आइटम है। यह शाही राजवंश नहीं, शायद उससे भी ज्यादा पुरानी है। यह सुनकर सभी एंटीक दुकानों के मालिक चुप हो गए। एक पल के लिए वहां सन्नाटा सा छा गया, लेकिन अगले ही पल पूरे नीलामी हॉल में हंसी की आवाज गूंजने लगी। यह लड़का पागल है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे कोई ऐसा आइटम छीन सकते हो जिसे हम लेना चाहते थे? और तुमने कहा कि यह शाही राजवंश या उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। बेवकूफ, वो सिर्फ एक मंदबुद्धि लड़का है जो कुछ नहीं जानता। सभी एंटीक दुकानों के मालिक उसका मजाक उड़ा रहे थे। युवराज ठाकुर भी जोर से हंसा। ओ महेंद्र, तेरा स्टूडेंट कितना बेवकूफ है, और वो सोचता है कि यह शाही राजवंश से भी पुराना है। यह स्पष्ट रूप से एक बेकार की नकल है। महेंद्र की भौहें थोड़ी हिली। उसने विजय को संदेह से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? विजय ने कहा। बेशक नहीं, तुम पर विश्वास करने से अच्छा मैं भूतों पर विश्वास करूंगा। युवराज ठाकुर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो यह अच्छी बात है। क्या तुम इसके लिए मुझसे शर्त लगा सकते हो? एक शर्त? युवराज को झटका लगा। हम क्या शर्त लगा रहे हैं? निश्चित रूप से पैसा। क्या तुम में हिम्मत है? जरूर। युवराज तुरंत उत्साहित हो गया जब उसने सुना कि इसमें पैसा शामिल है। अपने दिल में वो पहले से ही शर्त जीत चुका था, क्योंकि उसे पता था कि वो आइटम नकली है। यह गर्म दिमाग वाला बच्चा इतना बेवकूफ क्यों है? अगर वो मुझे पैसे देना चाहता है तो मैं भला उसे कैसे ठुकरा सकता हूं? हम कितने रुपए की शर्त लगा रहे हैं? 10 लाख। विजय ने 10 उंगलियां उठाई। उसके जवाब में कोई झिझक नहीं थी। वाह! विजय की आवाज सुनकर सभी हैरान रह गए। 10 लाख रुपए? हे भगवान, यह बच्चा पागल है। सभी एंटीक दुकानों के मालिकों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहां तक कि युवराज भी हैरान रह गया। उसने सोचा था कि यह बच्चा बस कुछ हजार 10,000 रुपए की शर्त लगाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा तुरंत 10 लाख का दांव लगाएगा। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। वो कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अगले ही पल खुश हो गया। उसने जवाब दिया, ठीक है, 10 लाख की शर्त डन। लेकिन क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विजय ने जवाब दिया। युवराज ठाकुर ने महेंद्र की ओर देखा और सिर हिलाया। अगर तुम्हें यहां महेंद्र लाया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास पैसा जरूर होगा। चलो ठीक है, आप सभी जितने भी यहां लोग मौजूद हैं सभी इस शर्त के गवाह रहेंगे। उसने मुड़कर दूसरे दुकान मालिकों की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, छोटे भाई विजय, आखिर तुम चाहते क्या हो? महेंद्र जी चिंतित लग रहे थे। चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, विजय ने उसे दिलासा देते हुए कहा। तुम महेंद्र ने एक गहरी सांस ली और देखा कि विजय का चेहरा दृढ़ था। उसने सांस ली और कुछ नहीं बोला। बूढ़े बालकृष्ण जी टेराकोटा के सभी एंटीक आइटम्स के एक तजुर्बेदार इंसान हैं। क्यों ना हम उनको इस प्रतिमा की जांच करने के लिए बुलाए। उनके अच्छे से निरीक्षण करने के बाद जो भी उनके इस प्रतिमा पर अंतिम शब्द होंगे हम उसे ही सही मानेंगे। तुम क्या कहते हो महेंद्र? युवराज ने प्रतिमा की जांच करने के लिए उपाय देते हुए कहा। ओके, बूढ़े बालकृष्ण जी प्रतिमा का निरीक्षण करने के लिए एक अच्छे इंसान है, फिर इसमें कोई पक्षपात भी नहीं होगा, महेंद्र ने जवाब दिया। युवराज ने अपने एक आदमी को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। बहुत जल्द वो आदमी एक बूढ़े आदमी के साथ लौट आया जो लगभग 70 साल का लग रहा था। उनके बाल सफेद थे, लेकिन वो खुशमिजाज व्यक्ति लग रहे थे। बूढ़े गुरु, सभी एंटीक दुकान के मालिकों ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। युवराज, मैंने सुना है कि तुमने एक बच्चे से शर्त लगाई है जिसे एंटीक्स के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। यह एक अच्छी बात नहीं है, बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने कहा। मैंने इसकी शुरुआत नहीं की थी बूढ़े गुरु, यह लड़का मुझे चुनौती दे रहा था, युवराज ने कहा। ठीक है, यह मेरा काम नहीं है। टेराकोटा की मूर्ति कहाँ है? मैं उसे अच्छी तरह से देखना चाहूंगा। यहां है, विजय ने जवाब दिया। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और उन्हें टेराकोटा की मूर्ति सौंप दी। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने मूर्ति ली और लाइट के नीचे चले गए। उन्होंने मूर्ति का ध्यान से निरीक्षण किया। बूढ़े गुरु, ये और कुछ नहीं बल्कि एक नकल है। ये बच्चा बेवकूफ है
और एंटीक आइटम्स के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो यह कहने की हिम्मत कर रहा है कि यह असली है। युवराज बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा कहते हुए न हंसे, लेकिन विजय शांत रहा। जहां तक महेंद्र की बात है, वो चिंतित लग रहा था। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने ध्यान से मूर्ति को अपने हाथों में लिया और अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित किया। उन्होंने अपने हाथ में मूर्ति को घुमाया और उसकी सतह के हर वर्ग मिलीमीटर की जांच की। जैसे जैसे वह देख रहा था, उसका चेहरा गंभीर होता जा रहा था। 10 मिनट बाद उन्होंने मूर्ति को मेज पर रख दिया। तो क्या फैसला है बूढ़े गुरु? यह नकली है ना? युवराज जोर से हंसा। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने मुड़कर देखा। वो उत्साहित नजर आ रहे थे। उन्होंने विजय को देखा और फिर युवराज को देखा। कौन कहता है कि यह एक नकल है? युवराज, मुझे डर है कि तुमने एक अच्छा सौदा अपने हाथों से जाने दिया। युवराज ठाकुर के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वो मौके पर ही लकवाग्रस्त हो गया। जल्द ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। बूढ़े गुरु बालकृष्ण के शब्द धूप वाले दिन बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। उनका जवाब सुन वो दंग रह गया। सच में यह कैसे संभव है? बूढ़े गुरु, क्या आप गलत हो सकते हैं? क्या मैं गलत हो सकता हूं? युवराज, मैं तुम्हें बता दूं, यह टेराकोटा मूर्ति एक एंटीक है। यह युद्धरथ राज्यों के समय काल की है और नीलामी में आसानी से 50 से 60 लाख रुपए प्राप्त कर सकती है। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने अपनी बाहों को हिलाया और गुस्से में कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम किसी और से इसका निरीक्षण करा सकते हो, फिर भी तुम्हें यही जवाब मिलेगा। युद्धरथ राज्य? युवराज चिल्लाया। उसका शरीर कांप रहा था और वो थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था और वो लगभग गिरने वाला था, क्योंकि उसने एक तो ये युद्धरथ राज्य समय काल का खजाना खो दिया और दूसरा वो 10 लाख रुपए शर्त में हार कर खो चुका था। सभी एंटीक दुकानों के मालिक भी वहां स्तब्ध खड़े थे और लंबे समय के बाद ही होश में आए। हे भगवान, यह एक एंटीक आइटम है और यह युद्धरथ राज्यों के समय काल से भी है। मैं इतना अंधा क्यों था? एंटीक दुकान मालिकों को अब अफसोस हो रहा था। यहां तक कि महेंद्र को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मेरी नजर से भी फिसल जाएगा। उसने विलाप किया। थैंक यू गुरु बालकृष्ण जी। विजय ने मुस्कुराते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। हालांकि विजय को भी आश्चर्य हुआ। उसने केवल अनुमान लगाया था कि यह या तो शाही राजवंश या फिर मुगल राजवंश से होगा। यह तथ्य कि यह युद्धरथ राज्यों के समय काल से थी, उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। बधाई हो छोटे दोस्त। बूढ़े गुरु बालकृष्ण मुस्कुरा रहे थे। हे दोस्त, इसे मुझे बेच दो। मैं इसके लिए 50 लाख रुपए दूंगा। मैं 51 लाख रुपए दूंगा। एंटीक दुकान के मालिकों ने उसके चारों ओर भीड़ लगा दी और अपनी पेशकश की। कीमत जल्द ही 60 लाख को पार कर गई। विजय को ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। पलक झपकते ही उसने जिस मूर्ति पर 10,000 रुपए खर्च किए थे, वो 60 लाख रुपए से अधिक की हो गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी। उसे नहीं पता था कि इतना पैसा कमाने के लिए उसे कितनी औषधियों की बोतलें बेचनी पड़ती। बड़े भाई महेंद्र, यह 60 लाख में आपकी हुई। विजय ने टेराकोटा की मूर्ति महेंद्र को सौंप दी। ओह नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह बहुत अधिक मूल्यवान है। महेंद्र ने आश्चर्य में जवाब दिया। इट्स ओके, मेरे लिए 60 लाख बहुत है। अगर आप मुझे यहां नहीं लाते तो मुझे यह मौका नहीं मिलता। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। थैंक्स लिटिल ब्रो विजय। महेंद्र जी बहुत बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने सावधानी से विजय के हाथों से मूर्ति ली। थोड़ी देर के लिए उसे देखा, फिर उसे प्रणव को दिया। उसने कहा, विजय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसी प्रतिभा होगी। तुमने कहा था कि तुम्हें एंटीक आइटम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसा छिपा हुआ रत्न उठाया जिसे पहली नजर में देख सबने कचरा समझा। मुझे खुद पर भी शर्म आ रही है। महेंद्र ने खुद की गलती मानते हुए कहा। आप बहुत दयालु हैं बड़े भाई, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी घोड़ा, तुम किस बात को लेकर इतने घमंडी हो रहे हो? यह सिर्फ तुम्हारा लक था, मुझे कोई प्रतिभा नहीं दिखाई देती। युवराज ठाकुर अभी भी अपने नुकसान से दुखी था। विजय के हाथों में लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा को देखने के बाद उसने कहा, अगर तुम सच में प्रतिभाशाली होते तो इस टूटी हुई बुद्ध प्रतिमा पर 30,000 खर्च नहीं करते। विजय ने यह सुनकर मुस्कुराया।
कौन कहता है कि यह टूटी हुई प्रतिमा है? 30,000 बिल्कुल कीमत के लायक है। बेवकूफ, इस टूटी हुई बुद्ध प्रतिमा की कीमत 30,000 कैसे हो सकती है? यह अधिक से अधिक 10,000 की है, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, हम एक और शर्त लगाते हैं। युवराज ठाकुर घबरा गया जब उसने सुना कि विजय एक और शर्त लगा रहा है। वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर अपने दांतों को कस लिया और उसकी आंखों में क्रूरता की एक चमक दिखाई दी। यह शर्त 10 लाख रुपए की है। तो तुम हिम्मत करते हैं? युवराज ने शर्त की कीमत बताते हुए कहा। उसकी नजर में लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा टेराकोटा की मूर्ति से अलग थी। कोई भी आसानी से इसके समयकाल का पता लगा सकता था और सामग्री और हस्तशिल्प स्पष्ट रूप से औसत दर्जे की थी, जिनकी कीमत बस कुछ हजार की थी। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो यह दांव जीतेगा। अगर यह लड़का मान जाता है तो कम से कम उसके 10 लाख रुपए तो वापस आएंगे। उसके साथ शर्त मत लगाओ विजय, महेंद्र जी ने तुरंत कहा। विजय मुस्कुराया। चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर उसने मुड़कर युवराज की ओर देखा। ठीक है, तो यह शर्त 10 लाख रुपए की तय रही। महेंद्र जी का चेहरा पीला पड़ गया। अन्य एंटीक दुकान मालिकों ने भी आश्चर्य में चिल्लाकर कहा, यह लड़का या तो बेवकूफ या फिर पागल है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पागल है। शायद हो सकता है यह बुद्ध प्रतिमा भी एक एंटीक हो। कई एंटीक दुकान मालिकों ने चारों ओर भीड़ लगा दी और विजय के हाथों में लकड़ी की प्रतिमा का ध्यान से निरीक्षण करने लगे। यहां तक कि महेंद्र और बूढ़े बालकृष्ण जी ने भी लकड़ी की मूर्ति ली और उसकी जांच की। दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे किस तरह से जांच रहे थे। लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा एक साधारण थी। उसे खुले बाजार में कभी भी 30,000 रुपए नहीं मिलेंगे। क्या यह लकड़ी की टूटी बुद्ध प्रतिमा भी टेराकोटा मूर्ति की तरह एंटीक आइटम थी, या फिर विजय ने कर लिया था एक घाटे का सौदा? जानने के लिए पढ़ते रहें हमारी कहानी। छोटे दोस्त, तुम्हारी लकड़ी की यह प्रतिमा निश्चित रूप से 30,000 रुपए की नहीं है। यहां तक कि इसके लिए 10,000 रुपए भी बहुत महंगे हैं, बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने कहा। युवराज जोर से हंसा, क्योंकि बूढ़े बालकृष्ण का यह जवाब विजय के लिए दिल पर खंजर चलना जैसा होगा। और यह खंजर उसे 10 लाख रुपए का लगा था। अब उसे यकीन हो गया जीत निश्चित रूप से उसकी थी। उसने राहत की सांस ली। कम से कम मैंने अपने 10 लाख रुपए तो वापस जीत ली। तभी विजय ने कहा, बूढ़े गुरु, मुझे लगता है कि आप भी गलत हो सकते हैं। इस लकड़ी की प्रतिमा के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ओह, क्या बकवास है। एक बेवकूफ गधा यह कहने की हिम्मत कर रहा है कि बूढ़े गुरु बालकृष्ण गलत है। युवराज ठाका मारकर हंस पड़ा। एंटीक दुकान मालिकों ने जब यह सुना कि विजय बूढ़े बालकृष्ण को गलत ठहराने की हिम्मत कर रहा है, तो उन सभी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। क्योंकि बूढ़े बालकृष्ण इस एंटीक दुनिया में एक मंझे हुए एक्सपर्ट थे। भला उन्हें गलत कहने की हिम्मत कौन कर सकता था? उनके लिए यह बहुत अपमानजनक था। बूढ़े गुरु बालकृष्ण की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, छोटे लड़के, मैं गलत हूं? क्या मजाक है? चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारी लकड़ी की इस प्रतिमा में क्या स्पष्ट नहीं है। विजय ने अपने हाथों में लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा उठाई और शांति से कहा, बूढ़े गुरु, इस मूर्ति का बाहरी हिस्सा सादा लग रहा है, हालांकि अंदर कुछ अद्भुत है। यह सुनकर सभी दंग रह गए। अंदर कुछ अजीब है? तुम्हारा क्या मतलब है? यहां तक कि बूढ़े गुरु बालकृष्ण भी उलझन में दिखे। विजय बदले में केवल मुस्कुराया। उसने लकड़ी की प्रतिमा को दोनों सिरों से पकड़ा और उसके 2 हिस्से कर दिए। तुम क्या कर रहे हो विजय? महेंद्र जी चिंतित नजर आ रहे थे। भले ही यह प्रतिमा मूल्यवान नहीं थी, फिर भी इसे 30,000 रुपए में खरीदा गया था। अगले ही पल उसकी आंखें गोल और चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। लकड़ी की प्रतिमा 2 भागों में बट चुकी थी। एक रोशनी जो खून की तरह लाल थी, उसके अंदर चमक रही थी। यह नीलामी हॉल की मंद रोशनी में बेहद आकर्षक लग रही थी। ओह माय गॉड, यह! बूढ़े गुरु बालकृष्ण की आवाज उत्साह से कांप रही थी। यह तो ब्लड है, हजारों साल पुराना जेड ब्लड। युवराज ने महसूस किया जैसे उसके ऊपर आसमान से कोई बिजली टूटकर गिरी हो। वो लड़खड़ाया और एक कदम पीछे हट गया। यह कैसे संभव है? यह रक्तहीन क्यों है? उसने महसूस किया कि आकाश और पृथ्वी घूम रहे हैं।
वो लगभग बेहोश होने वाला था। जेड ब्लड को मौर्य के पहले जेड के रूप में भी जाना जाता था। यह बहुत दुर्लभ था और जेड ब्लड का हर एक टुकड़ा भाग्य लाता था। पूर्वजों का कहना था कि जेड ब्लड एक लाश के मुंह में अनरिफाइंड जेड डालने से बनता था और फिर उस लाश को हजारों वर्षों के लिए दफना दिया जाता था। जेड ब्लड का यह ओरिजिन बहुत रहस्यमय था। इसकी कीमत को इसकी चमकदार सुंदरता और अत्यधिक दुर्लभता के कारण एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पर रखा गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण लकड़ी की मूर्ति के अंदर ऐसा कोई दुर्लभ खजाना भी हो सकता था। इस मूर्ति की असली कीमत की तुलना में 30,000 रुपए कुछ भी नहीं थे। यहां तक कि 3 करोड़ भी इस तरह के अद्भुत खजाने के लिए कम कीमत होगी। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। बूढ़े गुरु बाल कृष्ण लकड़ी की मूर्ति में दरार को देखने के लिए आगे बढ़े। वो अंदर उस खजाने के प्रति पूरी तरह से ऑब्सेस्ड नजर आ रहे थे। विजय उलझन में था। वो नहीं जानता था कि जेड ब्लड क्या है, लेकिन अपने आसपास के लोगों के भावों को देख वो समझ गया था कि यह जरूर कोई अद्भुत खजाना था। ऐसा लगता है कि मैंने फिर से जैकपॉट मारा है, विजय ने बड़बड़ाया। वो केवल इतना जानता था कि लकड़ी की मूर्ति में कुछ तो अद्भुत छिपा हुआ था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि छिपी हुई चीज इतनी दुर्लभ और कीमती होगी। लड़के, तुमने सिर्फ जैकपॉट नहीं मारा, तुम बहुत लकी भी हो। तुम्हारी इस खोज से कब्र लुटेरे पागल हो जाएंगे। उन्होंने इतने कीमती खजाने को कुछ हजारों में जो बेच दिया था। बूढ़े गुरु बाल कृष्ण विजय से भी अधिक उत्साहित नजर आ रहे थे। विजय ने फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे किया। लकड़ी की मूर्ति में एक छोटी सी दरार थी, जिस जगह जेड ब्लड मोतियों की एक डोर थी। हर मोती पूरी तरह से गोल और साफ था। मोती खून की तरह लाल थे और एक दिव्य चमक पैदा कर रहे थे। उसकी सुंदरता का वर्णन करना शब्दहीन था। विजय को पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया। फिर उसने अपनी भौहें हिला दी। जेड मोतियों में ऊर्जा बहुत तीव्र थी। उसने अपनी आंखें छोटी कीं और ऊर्जा की मात्रा जांचने की कोशिश की। अपनी जांच से वो हैरान था। यह एक आर्टिफैक्ट है। अन्य एंटीक आइटम्स पर ऊर्जा उनके बाहरी सरफेस पर बह रही थी, लेकिन जेड ब्लड के इन मोतियों में ऊर्जा अंदर बह रही थी। यह जरूर प्राचीन काल से एक अद्भुत आर्टिफैक्ट होना चाहिए। अगर इस दुनिया में शक्तियां बढ़ाने की तकनीकें होती तो प्राचीन काल में ऐसे योद्धा जरूर होते जो इस तरह के आर्टिफैक्ट का यूज करते। विजय बहुत उत्साहित था। एक योद्धा के लिए एक आर्टिफैक्ट से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। यह जेड ब्लड बहुत सुंदर है। इसकी क्वालिटी और अपीयरेंस बेमिसाल है। नीलामी में इसकी कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए मिल जाएगी। 5 करोड़? यह बहुत सस्ता है। इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ है। दुकान मालिकों ने चारों ओर भीड़ लगा दी और बहस करने लगे। मेरी राय में 10 करोड़ सिर्फ एक छोटी रकम है। इसकी कीमत कम से कम 20 या 30 करोड़ होगी। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने अपनी राय दी। मैंने 10 साल पहले एक नीलामी में जेड ब्लड का एक टुकड़ा देखा था। उसकी क्वालिटी इस जेड ब्लड से बहुत कम थी और फिर भी उसे 4 करोड़ में खरीदा गया। मैं कहूंगा कि जेड ब्लड मोतियों की यह डोर अद्भुत है। ये जेड ब्लड आइटम्स के बीच एक मास्टरपीस है। अगर बाहर दुनिया में इसकी न्यूज फैलती है तो एंटीक कलेक्टर्स के बीच हड़कंप मच जाएगा। 20 या 30 करोड़? युवराज ठाकुर ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वो फिर से लगभग बेहोश होने वाला था। अन्य एंटीक दुकान मालिकों को इतना पछतावा हुआ कि उनकी आंतों में गांठ बंधने लगी। उनके हाथों से 20 या 30 करोड़ का एंटीक पीस जो फिसल गया था, यह उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अफसोस होगा। विजय, तुम्हें कैसे पता चला कि इस सादा दिखने वाली मूर्ति में कुछ छिपा हुआ है? बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने पूछा। बस मेरे इंट्यूशंस ने मुझसे कहा और मैंने इसे खरीद लिया, विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बूढ़े गुरु बालकृष्ण हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से में स्वीकार किया, तो यह मेरी गलती थी। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं हो, बल्कि एक टॉप एक्सपर्ट हो। एक एक्सपर्ट? हाँ, सच में वो एक एक्सपर्ट हैं, अन्य एंटीक दुकान मालिकों ने भी कहा। उनके पास इस बार विजय की स्किल्स को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कांग्रेस लिटिल ब्रो विजय, मिस्टर महेंद्र ने आगे बढ़कर उसको बधाई देते हुए कहा। विजय, क्या तुम जेड मोतियों की यह डोर बेच रहे हो? यदि तुम इंटरेस्टेड हो
तो मैं तुम्हें अपनी ऑक्शन फर्म में भी शामिल कर सकता हूं। इट्स फाइन बड़े भाई, मैं इसे नहीं बेचने वाला, मैं इसे एक लॉकेट की तरह पहनकर रखने वाला हूं, विजय ने कहा। महेंद्र जी अवाक रह गए। यह एक एंटीक मास्टरपीस था जिसकी कीमत 20 या 30 करोड़ रुपए थी, और विजय इसे कहीं सुरक्षित रखने की जगह केवल अपने गले में लटकाना चाहता था। यह बहुत ही असाधारण था। अन्य एंटीक दुकान मालिक और बूढ़े बालकृष्ण भी अवाक थे। अरे, मुझे अभी याद आया, यहां के किसी ने कहा था कि यह लकड़ी की बुद्ध प्रतिमा नकली थी। जल्दी करो, युवराज ठाकुर को हमारे सामने लाओ। हाँ सही है, उसे सामने निकालो। युवराज ठाकुर घबरा रहा था, उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। मैं? असंभव, बिल्कुल असंभव। वो खुद को समझाने की कोशिश में अपनी धीमी चलती हुई सांसों के बीच बड़बड़ाया, जबकि उसका चेहरा पीला और पीला होता गया। बूढ़े गुरु बालकृष्ण ने टूटी हुई लकड़ी की प्रतिमा को ध्यान से देखा, फिर अपना सिर हिलाया। यह सही है, यह प्रतिमा नकली थी। हालांकि किसे पता था कि एक नकली मूर्ति के पीछे एक एंटीक मास्टरपीस छुपा हुआ होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने युवराज को मूर्ख बना दिया था। जब युवराज ने यह सुना तो उसकी आंखें धुंधली होते हुए काली पड़ गईं और वो सीधे फर्श पर गिर गया। इसके बाद नीलामी हॉल से निकलकर विजय ने महेंद्र और बूढ़े बालकृष्ण के साथ रात का खाना खाया। तब तक सूरज भी हल्का लाल होते हुए डूबने लगा था। खाना खाने के बाद विजय अपनी 3 व्हीलर बाइक पर सवार होकर नगीना गांव लौट आया। शाम की हवा ठंडी थी। सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें चमक रही थीं। किसी के लिए भी पल भर में खो जाना आसान था। इस वक्त विजय आसमान में उड़ रहा था। उसने एक दोपहर में 80 लाख रुपए जो कमा लिए थे। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि यह कोई सपना था। 80 लाख रुपए में से 20 लाख उसने युवराज के साथ शर्त लगाकर जीते थे। अन्य 60 लाख युद्धरत राज्यों की टेराकोटा मूर्ति को बेचने से मिले थे। उसने अपना बैंक अकाउंट देखा जिसमें कुल मिलाकर 87 लाख रुपए थे। सिर्फ आधा महीना पहले जब उसने हॉस्पिटल छोड़ा था तो उसके पास केवल 100 का नोट और कुछ सिक्के थे। उसने पिछले आधे महीने में हुई घटनाओं के बारे में सोचा। उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। एक तो उसने बहुत सारा पैसा कमाया था और दूसरा मिस्टर मोहन और मिस्टर महेंद्र जैसे लोगों से भी दोस्ती की थी। बेशक उनमें मिस अहाना भी शामिल थी। उसके बारे में सोचते ही उसका दिल थोड़ा तेज हो गया। अब से चीजें बेहतर ही होंगी, विजय ने अपने मन में सोचा। इस समय वो अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित नहीं था। आधा घंटा चलने के बाद वो नगीना गांव लौट आया। गांव के एंट्रेंस पर उसे कुछ लोग मिले। उन सभी ने उसके चारों ओर भीड़ लगा दी और विजय को देखकर उत्साह से स्वागत करने लगे। ओ विजय, तुम वापस आ गए। क्या तुमने रात का खाना खाया विजय? विजय ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मैंने अपना खाना पहले ही खा लिया है, उसने जवाब दिया। जब वो अपने घर के रास्ते में था, उसे देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। विजय, तुम वापस आ गए। विजय, तुमने अपना नाम इतना कब बनाया? तुम तो कई बड़े मालिक लोगों को भी जानते हो और उनके साथ भाइयों जैसा रिश्ता भी है। वाक्य तुम्हें तो सोने की एक खदान मिल गई। क्या ऐसा नहीं है? मैंने सुना है कि विजय अब अमीर है। उसके बैंक खाते में कुछ लाख रुपए भी हैं। वाह, कुछ लाख! इसका मतलब है कि वो लखपति है। मुझे आश्चर्य है कि इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कितने साल काम करना होगा। ओह गणित, मुझसे तो उतना हिसाब भी नहीं लगेगा। विजय बस सबको देख मुस्कुराए जा रहा था। उसके गाल मुस्कुराने से कठोर हो गए। वो नहीं जानता था कि इस सारी प्रशंसा पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। आज के दिन उसके अकाउंट में कुछ लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए में बस कुछ लाख कम थे। शुरुआत में विजय के पास बस कुछ हजार थे, लेकिन जैसे जैसे विजय की जिंदगी की कहानी दिन ब दिन विकसित होती गई, ये कुछ लाख से कुछ करोड़ होने वाले थे। क्या विजय की इस रोमांच भरी जिंदगी में ऐसे ही दिन ब दिन उन्नति होती जाएगी और वो बन जाएगा एक सफल सुपर बिजनेसमैन? गांव वाले विजय के साथ आज मेहमानों की तरह व्यवहार कर रहे थे, लेकिन विजय इस सम्मान का आदी नहीं था। विजय अपने जन्म से ही गरीबी में जी रहा था और उसे जीवन के उतार चढ़ाव और मानव संबंधों की अस्थिरता से बचने की आदत थी। जब वो सिर्फ एक गरीब बच्चा था और उसके नाम पर एक पैसा भी नहीं था,
तब कोई भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता था जैसा अब वो उसके साथ कर रहे थे। उनमें से कई तो उसे देख नजरअंदाज भी कर देते थे। आज सुबह गांव में जब पुलिस ऑफिसर उसकी तलाश में आए थे तो कई लोग उसका पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे थे। उसके प्रति उनका रवैया तभी बदला जब उन्हें पता चला कि वो अमीर था। विजय, क्या तुम अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हो? अगर नहीं तो मेरे पास तुमसे मिलाने के लिए एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है जो बगल के गांव से है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? तुम उसकी बात मत सुनो विजय, मेरे पास तुमसे परिचय कराने के लिए कई लड़कियां हैं। तुम जो कुछ भी ढूंढ रहे हो, एक सुंदर चेहरा, एक कामुक शरीर, मेरे पास सब तरह की लड़कियां हैं। मैं गारंटी देती हूं कि तुम्हें उनमें से कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगी। महिलाओं का एक समूह विजय के चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसे लड़कियों से मिलने की सलाह देने लगी। वो सभी विजय के चारों ओर जोर जोर से बातें कर रही थी, जिस वजह से उसको चक्कर आने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। आंटी नीलम, आंटी प्रमिला, आप लोगों को अभी कोई लड़की देखने की जरूरत नहीं। मैं अभी जवान हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, विजय ने तुरंत कहा। अरे विजय, तुम जल्द ही 18 वर्ष के होने वाले हो और कितना जवान होना है। तुम्हें एक साथी देख अपना घर बसाने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ साल बाद एक बच्चा पैदा कर उसकी परवरिश के लिए तैयार होना चाहिए। विजय उनके साथ ज्यादा देर तक बहस नहीं कर सका और इसलिए वहां से भाग गया। जब वो अपने घर के सामने के गेट पर पहुंचा तो उसके पड़ोसी अपने घरों से बाहर आए और उसको ग्रीट करने लगे। वो घर में घुसा। जैसे ही उसने बत्ती जलाई, कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया। विजय, अब जब तुम अमीर हो और इतने सारे बड़े मालिकों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हो, तो क्या तुम मेरे बेटे के लिए नौकरी खोजने में मदद कर सकते हो? विजय, मैंने सुना है कि तुम अब करोड़पति हो। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जल्द ही पैसे वापस कर दूंगा। उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो रखी थी। वो वहां या तो उससे अच्छे रिश्ते बनाने या पैसे उधार लेने के लिए थे। वो उनमें से कई लोगों को अच्छी तरह से जानता तक नहीं था, इसलिए उसने उन लोगों की मदद करने से साफ मना कर दिया। कुछ लोगों ने शर्मिंदा महसूस किया और विजय की मदद न करने के बाद चले गए, जबकि उनमें से कुछ क्रोधित हो गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे हो। अब जब तुम अमीर हो गए हो तो तुम अपने साथी गांव वालों को भूल गए। मैं अभी कुछ परेशानियों का सामना कर रहा हूं, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? तुम बहुत मतलबी हो। हमने तुमसे कुछ हजार रुपए ही तो मांगे हैं। तुम्हारे खाते में पड़े लाखों पैसों में से कुछ हजार जाने से फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। विजय उन शब्दों को सुनकर भौंचक्का रह गया। उसे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस समय उसके पिता का निधन हुआ था, उस समय विजय को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनमें से कोई भी उसका हाल चाल पूछने तक नहीं आया। जब उसे स्कूल से निकाल दिया गया तो उन लोगों ने मदद करने की जगह झूठी अफवाहें फैलाई और उसकी पीठ पीछे उसके बारे में नकारात्मक बातें की। अब जब उन्होंने देखा कि उसके पास पैसे हैं, तो अब वो उससे झूठ बोलकर कुछ पैसे ऐंठना चाहते थे। उनके इस व्यवहार से विजय नाराज हो गया। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि यह लोग मुझे यहां अच्छे से जीने नहीं देंगे, शायद मुझे गांव छोड़ना पड़ेगा। विजय ने आज पहली बार गांव छोड़ने के बारे में सोचा। उसने लगातार 5 या 6 लोगों की मदद करने से मना कर दिया। उसके घर में भीड़ कम हो गई और जो बचे थे वो उसके करीब थे। विजय ने उनसे खुशी खुशी बातचीत की। जल्द ही गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहां आ गए थे। जब वो बातें कर रहे थे, गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कैसे गांव की सड़कों को मरम्मत की जरूरत है। विजय ने उन्हें 2 लाख रुपए दान करने पर सहमति व्यक्त की। विजय के जन्म और पालन पोषण के बाद से नगीना गांव के प्रति उसकी गहरी भावनाएं थीं। उसे लगा कि वो गांव के लिए कुछ पैसे दान तो कर ही सकता था। सभी के जाने से पहले बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। विजय घर का दरवाजा बंद करने ही वाला था जब उसने अपने चाचा को बगल से बाहर निकलते देखा और एक हाथ उसे पीछे से धक्का दे रहा था। जाओ, जल्दी करो। वो उसकी चाची थीं। उसका चाचा अभी भी हिचकिचा रहा था। जब उसने विजय को वहां खड़े देखा, वो हैरान रह गया। कुछ काम है क्या चाचा? विजय ने अनुमान लगाया कि वो किसी काम से आ रहा होगा, लेकिन वो बेहतर तरीके से अपने चाचा को जानता था। वो एक खुददार व्यक्ति था जो किसी की मदद लेने से पहले 100 बार सोचेगा। विजय, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूं। उसका चाचा हिचकिचा रहा था।
अरे तुम भी एक बेकार कचरे के टुकड़े से कम नहीं। तुमसे अभी एक वाक्य भी बोला नहीं जा रहा। क्या तुम्हें बस पैसे उधार नहीं लेने? इसमें इतना हिचकिचाने वाली बात कौन सी है? उसकी चाची उसे जोर जोर से डांटते हुए घर से बाहर आ गई। मैं तुम्हें बता दूं विजय, हमारे परिवार ने तुम्हारी बहुत मदद की है। यह सही समय है जब तुम्हें हमारे किए गए एहसान चुका देने चाहिए। अब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो हमें कुछ उधार तो दे ही सकते हो, है ना? राहुल शहर में रहता है, वहां सब कुछ बहुत महंगा है और वो मुश्किल समय से गुजर रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी चीज के लिए दर दर भटके, इसलिए मैं उसे कुछ पैसे भेजना चाहती हूँ। इसे अपने चचेरे भाई की मदद करने जैसा समझना। तुम उसकी भी मदद ले सकते हो जब वो भविष्य में सरकारी अधिकारी बन जाएगा। विजय ये सुनकर केवल मुस्कुरा सका। उसका चचेरा भाई बिल्कुल अपनी चाची की तरह था। उसका हमेशा ही विजय के प्रति एक अपमानजनक रवैया था, जैसे कि वो उससे सुपीरियर था। विजय ने उसे कभी पसंद नहीं किया। इसके बाद वो मुस्कुराया और कहा, चाची सॉरी, मैं पैसे उधार नहीं दे सकता। तुम, ये सुनकर उसकी चाची के होश उड़ने लगे थे। तुम बदतमीज लड़के, एहसान फरामोश कहीं के। चाची शायद आप कुछ भूल गई हैं। चलो कोई ना, मैं याद दिला देता हूं। जब मैंने आपके परिवार से पैसे उधार लेने के लिए कहा तो आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? न तो आपने मुझे एक भी पैसा दिया, बल्कि आपने यह भी कहा कि मुझे भूख से तड़प तड़प कर मर जाना चाहिए क्योंकि मैं इस धरती पर बोझ हूं। उसकी चाची को शब्द नहीं मिल रहे थे। उसे इस बात का पछतावा होने लगा कि उसने उसके साथ बेहतर व्यवहार क्यों नहीं किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का एक दिन अमीर हो जाएगा। लेकिन मैं ये पैसा चाचा को दे सकता हूं। उस समय चाचा ने मुझे अपनी पर्सनल सेविंग्स से कुछ पैसे दिए। ये बहुत कुछ नहीं था, लेकिन मैं इसके लिए आभारी हूं। विजय ने कहा, यह 50,000 रुपए हैं। इन्हें अपने एहसानों का बदला समझना। इसके बाद मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। विजय ने कुछ नोटों के बंडल निकाले और उन्हें अपने चाचा को दे दिया। विजय, उसके चाचा ने पैसे नहीं ली। उनके चेहरे पर गिल्ट साफ देखी जा सकती थी। दूसरी ओर उसकी चाची की आंखें चमक उठीं और उसने विजय के हाथों से पैसे छीन लिए। तुम क्या सोच रहे हो विजय? तुम सिर्फ 50,000 रुपए देकर हमारे एहसान चुकाना चाहते हो? उसकी चाची ने कहा। बहुत हुआ, अब चुप रहो, उसके चाचा ने तेज आवाज में कहा। उनसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी चाची यह देख दंग रह गई। फिर एक घायल लोमड़ी की तरह उसने उस पर लगभग हमला कर दिया। राजवीर, तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप रहो, राजवीर फिर से चिल्लाया। उसका चेहरा इतना कठोर कभी नहीं था। वो सीधा खड़ा था। उसकी नजर डराने वाली थी। उसकी डरावनी आभा को देख उसकी चाची डर कर चुप हो गई। हमें विजय से माफी मांगनी चाहिए। विजय ने हमें 50,000 रुपए उधार देने के लिए पहले ही बहुत दयालुता दिखाई है। तुम्हें और क्या चाहिए? अब खुद को मूर्ख बनाना बंद करो। राजवीर ने इतना कहा और अपने घर के अंदर जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। उसकी चाची काफी देर तक वहां खड़ी रही और अपने हाथों में रखे पैसे देख रही थी। उसके बाद वह चिल्लाने लगी, राजवीर, बदतमीज कमीने। रात में उसके चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती थी, जिसकी वजह से कई लोग तो वहां देखने भी आए थे। विजय ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा था। फिर उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। गांव में रात शहरों की तरह चकाचौंध वाली नहीं, बल्कि एकदम शांत होती थी। विजय ने बल्ब की रोशनी में बैठ जेड ब्लड मोतियों की डोर का निरीक्षण किया। उस डोर में कुल 12 जेड ब्लड मोती थे। प्रत्येक पूरी तरह से गोलाकार और पारदर्शी था। वो बिना किसी दोष या अशुद्धियों के खून की तरह लाल रंग के थे। प्रत्येक मोती शानदार ढंग से चमक रहा था और असाधारणता की एक आभा दे रहा था। अन्य लोग देख सकते थे कि यह एक अत्यंत कीमती वस्तु थी। विजय की आंखों में वो देख सकता था कि हर एक जेड ब्लड मोती में कितनी शक्तिशाली ऊर्जा बह रही थी। यह एक आर्टिफैक्ट था जो कल्टीवेशन करने वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता था। आर्टिफैक्ट्स विशेष सामग्रियों को इकट्ठा करके बनाए जाते थे और तालिस्मानी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनको रिफाइन किया जाता था। इन आर्टिफैक्ट्स में अटैक, डिफेंस और कई दूसरे प्रकार की अद्भुत शक्तियां होती थीं। मुझे नहीं पता कि जेड मोतियों की यह डोर क्या कर सकती है। विजय ने धीरे धीरे ऊर्जा की एक धारा को मोतियों में प्रवाहित करते हुए सोचा। मोती हल्का चमक रहा था। ऊर्जा बहने से धीरे धीरे उसकी चमक बढ़ती जा रही थी।
उसे उन मोतियों में अस्पष्ट रूप से कुछ सुनहरे रंग के शब्दों में तालिस्मानिक मंत्र दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें अच्छे से देखने के लिए विजय ने बल्ब की रोशनी बंद कर दी। जैसे ही रोशनी बंद हुई, उसकी आंखों के सामने तालिस्मानिक मंत्र स्पष्ट हो गए। उन तालिस्मानिक मंत्रों को देख उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसने तालिस्मानिक मंत्रों को बारीकी से देखा और पाया कि प्रत्येक जेड ब्लड मोती में अपना एक अलग तालिस्मानिक मंत्र था और शक्तियां भी अलग थीं। उनको बारीकी से देखने के बाद उसने पाया कि उनमें से 11 मोतियों में एक ही मंत्र था, जबकि उनमें से केवल एक में पूरी तरह से अलग मंत्र था। उसने अपने जेड पेंडेंट से मिली शक्तियों की जानकारी से इन तालिस्मानिक मंत्रों के बारे में ध्यान से अध्ययन किया और उन मंत्रों को अच्छे से समझा। 11 जेड ब्लड मोतियों में डिफेंस की शक्तियां थीं और आखिरी बचे 12वें मोती में स्पेस की शक्तियां थीं और कुछ आयामों की शक्तियां भी महसूस हो रही थीं। इस खोज ने विजय को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। उसके चेहरे से खुशी की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिन आर्टिफैक्ट्स में स्पेस रिलेटेड शक्तियां होती थीं, उन्हें बहुत ही ज्यादा दुर्लभ खजाना माना जाता था। आखिर विजय क्या करेगा अपनी इन नई नवेली तालिस्मानिक मंत्रों की शक्तियों की मदद से? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन। सिर्फ उसने 12वें जेड ब्लड मोती, जिसमें स्पेस की शक्तियां थीं, उसे अपनी हथेली पर रखा और उसमें ऊर्जा को प्रवाहित किया। जल्द ही वो जेड ब्लड मोती से एक आकर्षक शक्ति को महसूस कर सकता था जो उसे अंदर खींच रही थी। फिर उसकी आत्मा खींचते हुए मोती के अंदर चली गई। उसकी आत्मा ने मोती के अंदर लगभग 3 या 400 वर्ग मीटर का एक खाली स्थान देखा। मोती के अंदर का हिस्सा खाली देख वो निराश हो गया। उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर में लौटने के लिए इच्छा व्यक्त की। अगले ही पल उसकी आत्मा मोती से गायब होते हुए बाहर उसके शरीर में आ गई। जिस क्षण विजय मोती के अंदर खाली जगह को देख निराश था, उसके अगले ही क्षण उसे एक ख्याल आया, जिसके आते ही उसकी खुशियां दोगुनी हो गईं। यह बिल्कुल अपने साथ एक पोर्टेबल स्टोर लेकर चलने जैसा था। वो मोती के अंदर कुछ भी फिट कर सकता था और अपनी इच्छानुसार उन्हें प्राप्त भी कर सकता था। ये बहुत ही सुविधाजनक था। उसने अपने हाथ में मोतियों को घुमाया, फिर अपनी कलाई पर मोतियों की डोर को बांध लिया। कलाई में बंधी मोतियों की डोर स्मूथ और कूल लग रही थी। जब मोती कलाई की स्किन को छूते, उसे एक ठंडक महसूस होती जो बहुत ही आरामदायक थी। उसने देखा कि अभी भी रात के 10 बजे हैं, इसलिए उसने अपने बैकपैक से अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां निकाली और औषधि बनाने लगा। अगली सुबह विजय के जागने के बाद उसने मिस्टर मोहन, प्रभास थापा, संजय वर्मा और बाकी लोगों को फोन किया। बिग ब्रो प्रभास, मैंने आपके लिए वजन घटाने वाली औषधि की 5 बोतलें और कामोत्तेजक औषधि की 2 बोतलें तैयार की हैं। ओके, मैं उन्हें लेने आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें आपके पास पहुंचा दूंगा। वैसे भी आपका घर मेरे डिलीवरी वाले रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है, फिर इसे मेरे ऑफिस में पहुंचा दो। तुम्हें पता है कि मैट्रिक्स प्लाजा कहां है ना? मुझे पता है, विजय ने जवाब दिया, फिर कॉल कट कर दी। उसने मिस्टर शंकर, मिस्टर सोहम और बाकी लोगों से भी अलग अलग बातें की, फिर अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ रवाना हो गया। ब्रिलियंट प्रॉपर्टी जिले की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी है। ये पूरे शहर की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक थी। कई फेमस हाउसिंग डेवलपमेंट और बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट ब्रिलियंट प्रॉपर्टी से संबंधित थे। मैट्रिक्स प्लाजा शहर के बीचों बीच सबसे महंगी प्लॉट्स में से एक पर बना हुआ था। लगभग 40 मिनट बाद विजय शहर के बीच बने मैट्रिक्स प्लाजा आसानी से पहुंच गया। उसने अपनी बाइक खड़ी की, फिर प्रभास थापा को फोन किया। हे विजय, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं लगभग वहां पहुंचने वाला हूं। ओके, विजय ने जवाब दिया, फिर कॉल कट कर दी। उसने कुछ मिनट इंतजार किया। जैसे ही उसने मैट्रिक्स प्लाजा की बिल्डिंग देखी, उसे एक ख्याल आया, मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए, शायद कोई अच्छा घर पसंद आ जाए। वो कल रात की घटना के बाद से ही गांव से बाहर शिफ्ट होने की सोच रहा था। अब जब वो पहले से ही यहां आ चुका था, तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी देखने में कोई बुराई नहीं थी। उसके बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए थे, जिनसे वो एक बहुत ही अच्छा घर खरीद सकता था। उसने मैट्रिक्स प्लाजा में कदम रखा। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें बेचने के लिए घरों के कई बड़े बड़े मॉडल रखे हुए थे। सुबह का वक्त था,
इसलिए वहां कोई दूसरा कॉस्ट्यूमर नहीं था। एक कोने में कई सेल्स गर्ल खड़ी थी। वो एक ही तरह की ऑफिस जैकेट, मिनी स्कर्ट और पैंटीहोज में थी। उनमें से प्रत्येक लंबी और पतली थी और अपने चेहरों पर भारी मेकअप करा हुआ था। वो सभी यह देखने के लिए मुड़ी कि अंदर कौन आ रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में एक सेल्स गर्ल के रूप में उन्हें काम करते हुए कई अलग अलग प्रकार के लोगों, विशेष रूप से अमीर लोगों का सामना करना पड़ता था। वो किसी को भी एक नजर देख मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी कि उनके कपड़ों की कीमत कितनी है और क्या वो अमीर हैं। विजय ने अपने सामान्य कपड़े पहने हुए थे, एक सादा सफेद बटन डाउन शर्ट और एक फीकी जीन्स की जोड़ी। उसने जूतों की एक नई जोड़ी खरीदी थी, लेकिन जूते ज्यादा महंगे नहीं थे। वो अभी भी एक गरीब बच्चे की तरह लग रहा था। सेल्स गर्ल्स ने उसे सिर से पैर तक देखा तो उनका मुंह बन गया। वो पीछे मुड़ी और अपनी बातचीत फिर से शुरू कर दी। उन्हें नहीं लगा कि कोई इस तरह के कपड़ों में यहां घर खरीदने के लिए आएगा, खासकर जब वो इतना छोटा और गरीब लग रहा था। वो वहां से कुछ भी खरीदने में सक्षम नहीं होना चाहिए। शायद वो यहां बस टाइम पास करने आया था। विजय ने एक नजर उन सभी सेल्स गर्ल्स को देखा, फिर एक घर के मॉडल को देखने चला गया। सेल्स गर्ल्स में से एक ने उसकी ओर देखा और उसने अपनी भौहें ऐसे हिला दी जैसे कि वो यह पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि कहीं तो उसने इस गरीब लड़के को देखा था। हे, तुम विजय हो? विजय हैरान रह गया। वो यह पता लगाने के लिए पीछे मुड़ा कि उसका नाम किसने पुकारा था। आप? उसने झिझकते हुए पूछा। तुम सच में विजय हो? कई साल से तुम्हें देखा नहीं। तुम बहुत अलग दिखने लगे हो, लेकिन तुमने कपड़े अभी भी वैसे ही पहने हुए हैं। उसने विजय के चेहरे पर उलझन देखी और समझाया, मैं गुंजन रॉय। क्या सच में तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? विजय को उस लड़की की आवाज सुन ऐसा लगा जैसे वो उसको पहचानता था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर उसने उसे गौर से देखा। ओह गुंजन, ये तुम हो। सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, विजय ने उसे पहचानते हुए कहा। गुंजन मेवात मॉडल स्कूल में उसकी क्लासमेट थी। हालांकि वो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन शायद ही उन्होंने कभी आपस में बात की थी। विजय को याद था कि गुंजन एक अलग तरह की लड़की थी। उसका मेवात मॉडल स्कूल में एक अमीर लड़के के साथ रिलेशन था और कभी भी उसके जैसे गरीब गांव के लड़कों को सीधे मुंह देखती तक नहीं थी। मेवात मॉडल स्कूल से 10th क्लास करने के बाद उसने एक दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद से विजय ने उसे कभी नहीं देखा था। उसे इस जगह पर फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक पुरानी कहावत है, एक लड़की मैच्योर होने से पहले 18 परिवर्तनों से गुजरती है। वो उन सभी परिवर्तनों से गुजरने के बाद अधिक सुंदर और फैशनेबल लग रही थी। मेकअप के साथ विजय उसे पहचान नहीं सका। क्या तुमने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया विजय? मुझे याद है कि तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे, गुंजन ने कहा। विजय ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया। मैं अभी डिलीवरी कर रहा हूं। गुंजन हैरान रह गई। ओह, तो ऐसा है। विजय उसके देखने के तरीके में बदलाव देख सकता था। उसकी आंखों में तिरस्कार की हल्की सी लहर दिखाई दी। उसकी नजरों में डिलीवरी बॉय की जॉब एक घटिया जॉब थी। बाकी सभी सेल्स गर्ल्स ने भी उसे घृणा से देखा। तो वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। कोई आश्चर्य नहीं। गुंजन, तुम्हारा यह क्लासमेट तो बहुत हैंडसम लग रहा है, लेकिन यह बहुत बुरा है कि वो बहुत गरीब है। डिलीवरी बॉय के रूप में उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो जाओ अपने पैकेज डिलीवर करो। तुम यहां क्यों घूम रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम घर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन यहां सारे घर तुम्हारी औकात से ज्यादा महंगे हैं। देखो, उसने अपनी कलाई पर जेट ब्लड की एक डोर पहनी हुई है, और वो भी लाल रंग की। शायद उसने ये चोर बाजार से खरीदी होगी। वो इतना गरीब है तो वो अमीर होने का नाटक क्यों कर रहा है? सेल्स गर्ल्स उसका मजाक उड़ाते हुए आपस में बातें कर रही थी। विजय ने कसकर आंख बंद की और अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद वो एक घर के मॉडल के सामने गया और उसे ध्यान से देखा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? डिलीवरी पैकेज रिसेप्शन डेस्क पर दिए जाते हैं। यहां देखने के लिए क्या है? हाँ, और नहीं तो ये वैसे भी इनमें से कोई घर अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ सेल्स गर्ल्स ने मुंह बनाते हुए बातचीत की। मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं देख भी नहीं सकता? विजय फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। जरूर, क्यों नहीं। तुम जितना चाहो उतना देख सकते हो। तुम इसे वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते।
एक सेल्स गर्ल ने ताना मारते हुए कहा। तुम्हारा क्लासमेट तो बहुत जिद्दी है गुंजन, एक अन्य सेल्स गर्ल ने मजाक किया। जो भी हो, यहां और कोई नहीं है। गुंजन ने विजय की ओर देखते हुए मजबूरी में अपना सिर हिलाया, फिर कहीं और देखने लगी। विजय ने सबको नजरअंदाज किया और सभी प्रॉपर्टीज के मॉडल्स को देखने लगा। वहां पर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टियां थीं। कुछ सस्ती प्रॉपर्टियों की कीमत 7 या 8 हजार प्रति गज थी और महंगी प्रॉपर्टीज की 10 से 20 हजार प्रति गज थी। उन प्रॉपर्टीज के बीच कुछ मैंशंस भी थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। मैंशंस का इतना महंगे होने का कारण उनकी अच्छी लोकेशन, डिजाइन और उनकी भव्यता थी। उनको देख विजय की आंखों में चमक साफ देखी जा सकती थी। टू बैड कि मैं अभी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, विजय ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा। सेल्स गर्ल्स फिर से उसके बारे में बातें करने लगीं। उसे देखो, वो मैंशंस देख रहा है, क्या बकवास है, इतनी कम सैलरी के साथ वो इसे खरीदने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। वो उसे कभी नहीं खरीद पाएगा, चाहे वो जिंदगी भर जॉब कर ले। क्या उसका काम पूरा हो गया है? वो क्यों नहीं जाता? गुंजन, उसे भगा दो। वो कितना अजीब है, मुझे अब आंखों में भी चुभने लगा है। मैं क्यों? गुंजन ने कहा। क्योंकि वो तुम्हारा क्लासमेट था। गुंजन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो उसकी ओर बढ़ी, फिर बोलने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई। विजय, तुम डिलीवरी किसे देने आए हो? मैं पैकेज पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर देती हूं। किसने कहा कि मैं यहां डिलीवरी के लिए आया हूं? विजय ने जवाब दिया। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम डिलीवरी बॉय हो? गुंजन ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा। हाँ, मैं एक डिलीवरी बॉय हूं, लेकिन मैं आज यहां कोई पार्सल देने नहीं आया। मैं तो यहां मिस्टर प्रभास थापा से मिलने आया था ताकि उन्हें कुछ चीज दे सकूं, और इसी बीच खाली समय देख मैं यहां प्रॉपर्टी देखने आ गया। मिस्टर थापा को कुछ चीजें देनी है, तो क्या वो डिलीवरी नहीं है? ये नहीं हो सकता। मिस्टर थापा कभी अपने ऑफिस कोई पार्सल डिलीवर करने के लिए नहीं कहेंगे। गुंजन उलझन में थी। ये डिलीवरी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे उसने मुझे अपने लिए लाने के लिए कहा था। यह सुनकर सभी सेल्स गर्ल्स जोर जोर से हंसने लगी। वाह, ऐसा लगता है कि वो मिस्टर थापा को अच्छे से जानता है। क्या मजाक है? उसके जैसा मात्र डिलीवरी बॉय मिस्टर थापा को कैसे जान सकता है? और वो कहता है कि मिस्टर थापा ने उसे कुछ सामान देने के लिए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब पागल हैं? मुझे तो लगता है कि वो यहाँ घर खरीदने नहीं बल्कि किसी और मकसद से आया है। हमें जल्द से जल्द गार्ड्स को बुलाकर उसे धक्के मारकर यहाँ से भगा देना चाहिए। ऐसा है तो जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लो। जाओ, जल्दी करो। एक सेल्स गर्ल जल्दबाजी में भागते हुए चली गई और वो जब लौटी तो 2 सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पीछे आ रहे थे। क्या विजय को धक्के मारकर मैट्रिक्स प्लाजा से भगा दिया जाएगा, या फिर विजय कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ द हॉरर